भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की बात करता है, तो है आर्टिकल 14, ऑप्शन ए। ठीक है। इसमें कहा गया है कि हर कोई इक्वल है कानून के सामने, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कि कोई भी गरीब या फिर अमीर जिस तरीके का क्राइम करेगा सबको इक्वली सजा दी जाएगी, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं दी जाएगी। ठीक है, यह है आर्टिकल 14। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की, तो इसमें फ्रीडम की बात की गई है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। वैसे एक्चुअली इसमें 6 तरीके की फ्रीडम की बात की गई है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना याद रखें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आज़ादी की बात इसमें करी गई है। ठीक है, इसी आर्टिकल के थ्रू आप कहीं भी इंडिया में घूम सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं। ठीक है, जो चाहे वो बिजनेस कर सकते हैं। तो सारा आर्टिकल 19 में ही दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में है फ्रेंड्स राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ का क्या मतलब है कि आपको जीने का अधिकार है। ठीक है, आपसे ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। और ऐसा राइट है फ्रेंड्स, ये ऐसा आर्टिकल है आर्टिकल 21 कि इमरजेंसी के टाइम पर भी आपसे छीना नहीं जा सकता। ये सवाल बनता है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो इमरजेंसी में भी खत्म नहीं किया जा सकता। वो है आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, तो 21 तो हमने समझ लिया कि राइट टू लाइफ है। वहीं पर अगर हम बात करें आर्टिकल 25 की, तो आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ठीक है, मतलब आप अपने पसंद से जिस भी धर्म को प्रैक्टिस करना चाहें उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 आप समझ गए। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका ऑप्शन ए। आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार की बात करता है। एक चीज़ मैं आपको यहीं पे बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी आर्टिकल्स आप देख रहे हैं वो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। आप जानते होंगे फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, उसका आर्टिकल है 12 से लेकर के 35 तक। तो इसके बीच में जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे जो है वो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल होते हैं। ठीक है, इतनी आपको जानकारी होगी। और फंडामेंटल राइट्स जो है वो भारत के संविधान में पार्ट 3 में है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आप नोट करते हुए चलिए, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ उतनी बातें अगर आप कर लेते हैं तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल से 80 से 90% आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जानकारी है या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो यह है आर्टिकल 19 में। ठीक है, आर्टिकल 19 पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल 6 तरीके की जो है वो फ्रीडम दी गई है। ओके, तो आर्टिकल 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी तरीके की फ्रीडम की बात करेगा ना, जब भी बोलेगा कि बोलने की आज़ादी, जिसे अभिव्यक्ति की आज़ादी बोलते हैं, राइट टू स्पीक का, तो इसमें आप 19 लगा सकते हैं। बोल देगा कि कहीं घूमने की आज़ादी, तो उसमें भी आर्टिकल 19 लगा दीजिएगा। ठीक है, बोल देगा कि व्यापार करने यानी बिजनेस करने की आज़ादी, कि कोई भी व्यापार आप करना चाहे तो कर सकते हैं, जिसमें भी आपका मतलब मन हो, जो आपको सूट करे, जो जिसमें आपका टैलेंट हो, वो आप काम कर सकते हैं, सरकार आपको रोकेगी नहीं। इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, अपनी पार्टी बना सकते हैं। ये सारा आर्टिकल, ये सारा फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 तो पहले आप देख चुके हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब सब बराबर हैं कानून के सामने। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। आर्टिकल 32 यहाँ पे एक नया आर्टिकल है। तो आर्टिकल 32 में हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका फंडामेंटल राइट कोई वायलेट कर रहा है। ठीक है, आप ऐसे मानिए कि कोई है, जैसे सरकार ही है या फिर कोई आपसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है, पैसे वाला है, वो आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है। ठीक है, आपको कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आपको कहीं जाने नहीं दे रहा है, आपको आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन हो रहा है। तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, सरकार के अगेंस्ट भी आप कोर्ट जा सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो आर्टिकल 21 कहीं ना कहीं हमें क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है कि ताकि कोई हमारा फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार का
हनन न कर ले। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इस आर्टिकल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था बाबा साहब अम्बेडकर ने। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की आत्मा कहा जाता है इस आर्टिकल को, इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 19। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसे आप चाहें तो इस्लाम धर्म को फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो सनातन धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सरकार का किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ओके, और इसकी स्वतंत्रता हमें कौन देता है? तो देता है आर्टिकल 25, अनुच्छेद 25। ठीक है, आर्टिकल 32 मैंने आपको बताया है, आर्टिकल 19 मैंने आपको बताया है। आर्टिकल 15 क्या है? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है कि किसी से भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट? तो अगर किसी की कास्ट आपसे अलग है, इससे आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। उसका सेक्स अलग है तो आप डिस्क्रिमिनेट उसे नहीं कर सकते हैं। या फिर उसका प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब अगर सिर्फ इस वजह से कि कोई किसी का जन्म यूपी में हुआ है या फिर किसी का जन्म बिहार में हुआ है, आप उसके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते, आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। वो है आर्टिकल 15। ठीक है, तो आर्टिकल 15 मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 19 मैंने बता दिया, आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है, और आर्टिकल 32 सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर इसी आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ से पता चल गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये, तो इसको आप नोट करते हुए चलिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार की, तो देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ना आर्टिकल 23 में है। किस में है? आर्टिकल 23 में। इसमें कहा गया है कि आप किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, आप तस्करी नहीं कर सकते, मतलब खरीद फरोख्त नहीं कर सकते अंगों की। ठीक है, मतलब किसी को खरीदना बेचना मानव का आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो मानव तस्करी नहीं कर सकते, तो आर्टिकल 23 में है। इसके अलावा 14 आर्टिकल आपको पता है, 21 भी आपको पता है। क्या नहीं पता है? तो आर्टिकल 24 आपको नहीं पता है। तो चलिए आर्टिकल 24 को देख लेते हैं। फ्रेंड्स आर्टिकल 24 क्या कहता है कि आप किसी से बाल मजदूरी नहीं करवा सकते। बाल मजदूरी, अब देखिए बाल मजदूरी का ना थोड़ा सा डेफिनेशन आप क्लियर रखिएगा कि वैसे जगहों पे जहाँ पे जान का खतरा हो, वहाँ पर आप 14 साल से कम बच्चों 14 साल से कम एज के बच्चों से काम नहीं करवा सकते। ये है बाल मजदूरी का डेफिनेशन। ठीक है, और ये आर्टिकल 24 में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 14, 23, 24 और 21 सब आपको पता चल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? देखिए आर्टिकल 30, 40, 28 और 25 बोल रहा है मौलिक अधिकार नहीं है। तो पहले आप समझिए कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे हिंदी में हम मौलिक अधिकार बोलते हैं, वो 12 से लेकर के 35 तक के बीच जितनी भी आर्टिकल आपको दिख जाएंगे वो सब के सब क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, चाहे वो 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 34 हो, 35 हो, 12 से 35 तक के बीच के सारे जो आर्टिकल्स हैं वो क्या है? मौलिक अधिकार है। तो आर्टिकल 30 12 से 35 में आएगा, आर्टिकल 18 12 से 35 के बीच आएगा, आर्टिकल 25 12 से 25 से 35 के बीच आएगा। ठीक है, आर्टिकल 40 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि 18 और 30 में आखिर क्या कहा गया है। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 18 की, तो इसमें एबोलिशन ऑफ टाइटल है, मतलब आप अपने नाम के साथ राजा महाराजा नहीं लगा सकते, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बात करें आर्टिकल 25 की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 30 क्या है? आर्टिकल 30 कहता है माइनॉरिटी जो है कंट्रीज़ की, जैसे मुस्लिम मान लिया, तो अपना इंस्टीट्यूशन वगैरह खोल सकती हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है खुला हुआ वो। ठीक है, तो माइनॉरिटीज़ जो हैं वो अपना इंस्टीट्यूशन वगैरह खोल सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसके लिए आर्टिकल 30 जो है वो उन्हें ये राइट देता है। ठीक है,
तो ये तो हो गया अपना फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 40 क्या है? तो आर्टिकल 40 में जो है वो पंचायत से संबंधित है। वो हम जब डीपीएसपी पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? फ्रेंड्स, एक आर्टिकल है आर्टिकल 21। ऐसे तो आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ है, मतलब जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 21 ए बोल दे तो उसमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, ये आर्टिकल बाद में जोड़ा गया है, इसलिए आर्टिकल 21 ए करके जोड़ा गया है, ठीक है। ये आर्टिकल कब जोड़ा गया है? तो आर्टिकल जोड़ा गया है 2002 में। किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। ये भी आपसे पूछता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 24 मैंने आपको बताया है, आर्टिकल 21 भी मैंने आपको बताया है। आर्टिकल 29 में आपको बता देता हूँ, इसमें क्या कहता है कि माइनॉरिटीज की हितों की रक्षा की जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 30 था कि माइनॉरिटी अपना इंस्टीट्यूशंस वगैरह खोल सकते हैं, और आर्टिकल 29 जो है वो उनमें उनकी हितों की रक्षा करी जाएगी, इस बात का ध्यान रखा गया है। इसको आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। वैसे फंडामेंटल राइट्स सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक जो है फंडामेंटल राइट वो है आर्टिकल 17, जो शायद स्लाइड में कहीं नहीं दिखा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 17 में कहा गया है अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत को खत्म किया गया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनटचेबिलिटी का, इसको आप ध्यान में रखिएगा, शायद मैंने कहीं बताया नहीं है। अब आपके सारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आप वीडियोस को देखिएगा, 12 से 35 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिससे सवाल आते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऐसे कर करके हम धीरे धीरे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, पूछ रहा है कि डीपीएसपी जो है वो किस आर्टिकल में है। तो डीपीएसपी का जो आर्टिकल है ना, वो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है। देखिए, 12 से 35 क्या है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। अब 35 के बाद होता है 36, तो 36 से 51 के बीच जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे डीपीएसपी हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि नीति निर्देशक तत्व होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिए। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। 51 ए में क्या है? 51 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया है? फ्रेंड्स, बात किया जा रहा है कि वर्कर के पास मतलब काम करने का अधिकार होना चाहिए और उनके पास एक डिसेंट लाइफ होना चाहिए, हर एक के पास काम का अधिकार जिसे हम कहते हैं। तो इसकी बात की गई है आर्टिकल 43 में, ठीक है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो डीपीएसपी है वो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है, ठीक है। तो एक 36 से 51 तक में जो टोटल 15 आर्टिकल्स हैं उनमें सब आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। 6-7 आर्टिकल्स हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें हम एक एक करके अभी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 43, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल 44 की, तो आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, यूसीसी, ठीक है, समान नागरिक संहिता जिसे हम कहते हैं। ये हो गया 44, आप याद रखिएगा। 39 में क्या है? समान काम समान वेतन, मतलब इक्वल पेमेंट की बात की गई है। एक काम के लिए सबको एक समान वेतन दी जाएगी, जिसमें होता है ना कि मेन वुमेन को एक समान पे किया जाए, इस तरह की बातें, वो आर्टिकल 39 में है। समान काम समान वेतन से आप याद रख सकते हैं इसको, समान काम समान वेतन, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 39। आर्टिकल 40 में क्या है कि पंचायत होनी चाहिए, ऐसी बातें कही गई हैं। बाद में हम आर्टिकल 243 में पढ़ेंगे कि पंचायत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि आर्टिकल 40 में पंचायत होनी चाहिए, ऐसी डीपीएसपी में बात कही गई है। देखिए, डीपीएसपी में वो सारी बातें कही जाती हैं जो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए सरकार को काम करना है। लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि क्या ये वाद योग्य है, मतलब क्या अगर सरकार इन सब कामों में से कोई ये काम नहीं करती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत फेमस है, इसके लिए आप सरकार को कटघरे में मतलब खड़ा नहीं कर सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ऐसा इसलिए भी है
क्योंकि इसमें जो बातें कही गई है ना, उसके लिए सरकार के पास उतनी रिसोर्सेज भी होनी चाहिए। जैसे जैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी, प्रोग्रेस होगा, ये सब चीज़ें डेफिनेटली होती जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी अगर मान लीजिए सरकार करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती है तो आप उसके लिए उसको कोर्ट में नहीं घसीट सकते, ठीक है। तो आर्टिकल 43 समझ गए आप, 44 समझ गए, 39 भी और 40 भी। दो तीन और इम्पोर्टेंट होंगे जो कि आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे, तो हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूसीसी, वो आर्टिकल 44 में है, अनुच्छेद 44 में है। तो इसको प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो हमने पहले नहीं पढ़ा है। 39 हम पढ़ चुके हैं। अगर हम बात करें 50 की, तो 50 में एक कहा गया है कि जो कार्यपालिका है, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये दोनों सेपरेट होंगे, अलग होंगे, ठीक है। न्यायपालिका तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी जो होंगे वो सेपरेट होंगे, ये आर्टिकल 50 कहता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रहना चाहिए डीपीएसपी में, वो है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 क्या कहता है कि विश्व शांति के लिए जो है वो भारत हमेशा काम करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 51 में क्या है, वर्ल्ड पीस में अपना योगदान देगा, तो इसको याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषद की गठन के लिए प्रावधान करता है? तो देखिए, विधान परिषद की गठन के लिए आर्टिकल 169 जो है वो काम करता है, प्रावधान करता है, ठीक है। समझ गए आप। आर्टिकल 112 में जो है एनुअल फाइनेंशियल बजट स्टेटमेंट, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे बजट ही बोलते हैं, लेकिन संविधान में बजट जैसा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आपको याद रखना है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। वहीं पे आर्टिकल 76 की अगर हम बात करें तो है अटॉर्नी जनरल। क्या है? अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महान्यायवादी, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आर्टिकल 76 महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट की बात की गई है। वहीं पर आर्टिकल 148 जो है फ्रेंड्स, वो है CAG। क्या है? CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, 148। तो इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये चारों, फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में इनसे प्रश्न बनते हैं, तो इनको आप अवॉइड बिल्कुल ना करें, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 115 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 148 आपको पता है, CAG क्या है, बारे में बात किया गया, वहाँ पे हम पहले पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 143 में क्या है कि जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, क्या है, जो प्रेसिडेंट हैं हमारे, वो सुप्रीम कोर्ट से राय मशवरा कर सकते हैं, इनके पास ये पावर है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं इन सारे एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का वर्णन है? तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 111 जो है, इसमें राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की बात की गई है, ठीक है। जब भी दोनों सदनों से कोई बिल पारित हो जाता है तो उसको राष्ट्रपति जो है 111 के तहत अनुमति दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये बिल पास हो गया, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आर्टिकल 123 की बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस जारी यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जब भी मतलब सदन स्थगित हो या फिर सदन न चल रहा हो तो ये अपने हिसाब से कोई भी कानून ला सकते हैं, और उस कानून को जो है दोनों सदनों में 6 महीने के अंदर पास कराना होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आर्टिकल 123 अध्यादेश की शक्ति। आर्टिकल 72 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 72 में जो है वो पार्डन पावर से राष्ट्रपति को किसी को माफ़ी दे सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें आर्टिकल 108 की, तो आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सीटिंग बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। ज्वाइंट सीटिंग, दोनों सदनों के बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। लेकिन एक चीज़ यहाँ से इम्पोर्टेंट है, वो याद रखिएगा, ये जो ज्वाइंट सीटिंग है ना, उसके अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष ही होते हैं। जो कोई भी लोकसभा के अध्यक्ष होंगे वही ज्वाइंट सीटिंग के भी अध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय
किस अनुच्छेद के तहत रिट लिखा हुआ है, ठीक है, रिट जारी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 32। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है, वहीं हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के थ्रू रिट जारी कर सकता है। तो इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 143 और 31 आप कमेंट बॉक्स से बताइए कि ये दोनों क्या है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही ये बता दिया है, ठीक है। निम्न में से किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल की बात की गई है? तो फ्रेंड्स आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल की बात की गई है। आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के बारे में इसमें चर्चा है। इसको आप याद रखिएगा, फाइनेंस कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। वहीं आर्टिकल 266 की बात करें तो इसमें जो है वो कंसोलिडेटेड फंड की बात की गई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित की गई है? तो जो हिंदी है उसे आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 343 के थ्रू ये बोला गया, ठीक है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, ओके। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसमें अभी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, कम से कम 15 से 20 और ऐसे आर्टिकल्स हैं जिससे अगर आप कर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है आपसे बन जाएगा। तो ये जो 15-20 आर्टिकल्स बच गए और नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। वीडियोज़ ऑलरेडी जो है 15 से 20 मिनट की बन चुकी है, ठीक है, तो मैं इसे और लंबा नहीं करना चाहता।